यात्रा ये एक ऐसा शब्द है जो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इंसान प्राचीन समय से ही धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर व्यापारिक तौर पर अनेकों यात्राएं करता है और इन यात्राओं ने समाज के विकास में एक अहम योगदान दिया है। इस बात का सरल अर्थ ये है कि चाहे यात्रा का कारण जो भी हो, इंसान के विकास में यात्रा शब्द बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि यात्रा करके, ट्रैवल करके हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, जिससे हमारा मानसिक विकास होता है। 1 महीने तक YouTube से गायब रहने के बाद आज फिर से मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस चैनल पे प्रीवियस वीडियो रामगंगा कैंपिंग की थी और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा उस वीडियो के दौरान मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 27 और 28 मार्च मैंने रामगंगा में कैंपिंग की और 3 अप्रैल को वीडियो पोस्ट कर दी। तब से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो चैनल पे चाहते हुए भी वीडियोस नहीं आ रही थी। अप्रैल का महीना धीरे धीरे समाप्त होने लगा और स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। 22 अप्रैल को अचानक से अपना प्लान एक शादी अटेंड करने घर से देहरादून की तरफ जाने का बना, तो मैंने सोचा कि अब तबीयत भी थोड़ी ठीक है, क्यों ना देहरादून से ही गढ़वाल के पहाड़ों की ओर निकला जाए। प्लान अचानक से बना था तो कुछ भी डिसाइड नहीं था कि जाना कहाँ है। फिलहाल अपने को सबसे पहले देहरादून पहुंचना था और वहां एक शादी में शामिल होना था, तो 22 अप्रैल को पिथौरागढ़ के थल टाउन से मैं और मेरा भाई देहरादून को रवाना हुए। इस यात्रा में हम 2 लोग शामिल थे। अगर अपने घर से देहरादून तक के रूट की बात करूं तो थल से जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या टैक्सी देहरादून को चलती हैं, सभी का रूट कुछ ऐसा होता है। थल से अल्मोड़ा होते हुए हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी से काशीपुर, नजीबाबाद और हरिद्वार होते हुए देहरादून। ये रूट लगभग 496 किलोमीटर लंबा है, जिसमें हल्द्वानी के बाद देहरादून तक का पूरा रूट एक प्लेन एरिया है। अपने टाउन से देहरादून जाने का एक और रास्ता है जो थल से बागेश्वर, ग्वालदम, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग और ऋषिकेश होते हुए देहरादून पहुंचते हैं। इस रूट का मैक्सिमम एरिया पहाड़ों को कवर करता है और इस रूट की टोटल डिस्टेंस 385 किलोमीटर्स है, जो हल्द्वानी वाले रूट के कंपेयर में बहुत कम है। कर्णप्रयाग तक ये रूट मैंने बहुत बार आपको दिखाया है, पर कर्णप्रयाग के बाद आगे का रूट मेरे लिए एक नया अनुभव रहने वाला था। जो ये नदी है ये अलकनंदा है और इस साइड से जो आ रही है ये वाली, ये पिंडर नदी है जो इस बीच में आ रही है। ये जगह कर्णप्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर मिलती हैं। अलकनंदा भगीरथ खड़क और उसके आसपास के पहाड़ों से निकलती है ग्लेशियर से, और पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से। तो ये है खूबसूरत कर्णप्रयाग टाउन, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडारी का संगम होता है, पिंडर का। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो उत्तराखंड के 5 प्रयागों में तीसरा प्रयाग है। उत्तराखंड में कुल 5 प्रयाग हैं, जिनमें से 5वां प्रयाग अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अलकनंदा में 5 नदियां मिलकर पंचप्रयाग बनाती हैं। सबसे पहले विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में नीति दर्रे से निकलने वाली धौली गंगा आकर मिलती है, जिस कारण विष्णुप्रयाग को प्रथम प्रयाग माना जाता है। अलकनंदा के बहाव में कुछ आगे बढ़ने के बाद नंदप्रयाग में नंदा घूटी के आसपास के ग्लेशियर से निकलने वाली नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है और नंदप्रयाग द्वितीय प्रयाग कहलाते हैं। ठीक इसी तरह पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग है, जहां पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी अलकनंदा में मिल जाती है। कर्णप्रयाग से अलकनंदा में पिंडर के मिलने के बाद अलकनंदा का जल स्तर बहुत बढ़ जाते हैं।
कर्णप्रयाग से गौचर होते हुए लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग टाउन आते हैं, जो पंचप्रयागों में चौथा प्रयाग है। कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग पहुंचती है, जहां केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। अगर एल्टीट्यूड की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग समुद्र तल से लगभग 720 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। गौचर और रुद्रप्रयाग को पीछे छोड़ के श्रीनगर आने वाला है अभी कुछ किलोमीटर बाद, और ये है अलकनंदा नदी। इस रोड में मैं इससे पहले सिर्फ कर्णप्रयाग तक आया था, तो वहाँ से तो आपको अलकनंदा दिखाई थी, लेकिन यहाँ जब पिंडर नदी मिल जाती है अलकनंदा में, उसके बाद इस नदी का ऐसे चौड़ी जगहों पे कितना पानी दिखता है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, देखिए अलकनंदा पिंडर मिल चुकी है इस नदी में, उसके बाद इसका लेवल कुछ इतना हो जाता है। अभी इधर हमको जाने श्रीनगर आएगा, श्रीनगर के बाद देवप्रयाग में ये अलकनंदा गंगा बन जाएगी। किनारे का एरिया देख रहा था मैं इस नदी का, इतना प्यारा दिखाई पड़ रहा है। सोच रहे थे अगर वहाँ पे कैंपिंग करी होती, इस सीरीज़ को चलाया जाता। अलकनंदा है, गंगा, बहुत सारी नदियाँ, भागीरथी है। अगर चैनल पे सपोर्ट अच्छा रहा तो आने वाले टाइम पे कभी ना कभी आपको इन फ्यूचर इस नदी की भी कैंपिंग सीरीज़ दिखाई जाएगी। ये जगह तो अभी से डन हो चुकी है। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर की ओर जाते हुए रुद्रप्रयाग से लगभग 19 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर मां धारी देवी का मंदिर स्थापित है, जो समुद्र तल से 650 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। मां धारी देवी मंदिर के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा को स्पष्ट देखा जा सकता है। धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी और 4 धामों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर नदी के जलस्तर से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जिसका दूर से ही नजारा बड़ा अद्भुत होता है। धारी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद रात होते होते हम श्रीनगर में प्रवेश करते हैं। श्रीनगर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का एक सुंदर सा टाउन है, जो सी लेवल से 550 मीटर के एल्टीट्यूड में बसा हुआ है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जिले का एक बड़ा शहर है, जो अपने आसपास पहाड़ों से घिरा हुआ है। आज पहली बार इस टाउन में आना हुआ, और जितना मैंने सोचा था वास्तव में श्रीनगर उससे बहुत बड़ा था। यो भागीरथी वैली। तो रात का टाइम है, इस वक्त हम लोग हैं देवप्रयाग में। टाइम हो रहा है रात के 9। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम में बना हुआ है। ये वाली अलकनंदा और ये वाली भागीरथी, और यहाँ से इसके बाद से यानी देवप्रयाग के बाद से ये नदी गंगा कहलाती है। आगे की जो नदी है गंगा। 500 मीटर में है भाई इस वक्त हम लोग।
यानी देवप्रयाग जो जगह है तो अपने पहाड़ का एरिया, लेकिन 500 मीटर के एल्टीट्यूड में है सी लेवल से। तो ऐसा कुछ है देवप्रयाग। आज पहली बार मेरा आना हो रहा है यहाँ पे, और इस तरीके से रात में यहाँ पे आना होता ये नहीं पता था मेरे को। ये फ़ोटो मैंने बचपन से देखी हुई है, लेकिन आज पहली बार इस जगह पे आना हो रहा है। आज तक मैंने देवप्रयाग को सिर्फ किताबों और तस्वीरों में देखा था, पर आज पहली बार सामने से देखा, जो उस तस्वीर के नज़ारे से कहीं अधिक सुंदर था। किसी स्थान को फोटोज़ में देखना और वास्तव में उस स्थान में होना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। किसी जगह की वास्तविक सुंदरता तभी महसूस की जा सकती है जब आप उस स्थान पे स्वयं मौजूद हों। रात के वक्त देवप्रयाग का ये अद्भुत नज़ारा मुझे इतना अधिक सुकून दे देगा, ये किसको मालूम था। दूर कहीं कानों में सुनाई देता गंगा नदी का शोर था, वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास के माहौल में एक अलग सी शांति थी। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित उत्तराखंड का 5वां और अंतिम प्रयाग है, जहां गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलकर गंगा को जन्म देती है। देवप्रयाग के बाद अपनी गाड़ी ऋषिकेश की ओर निकल पड़ी और ऋषिकेश बाईपास रोड से देहरादून की ओर आगे बढ़ते हुए रात के 1:30 बजे हम देहरादून पहुंच गए। देहरादून में अपने को एक शादी में शामिल होना था, जो कल शाम शुरू होने वाली थी। जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म हुआ, हमने अपना सारा सामान एक बार फिर से गाड़ी में लोड किया और देहरादून की भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी से दूर शांति की तलाश में पहाड़ों की ओर निकल पड़े। हम लगभग 4 दिन से यहाँ पे रुके थे और 4 दिनों में कुछ ज़रूरी काम पूरे किए और साथ ही साथ अपने आगे के प्लान को एक सही दिशा दी। हम 22 अप्रैल को देहरादून आए और आज की तारीख थी 26 अप्रैल 2024 और आज हमको यहाँ से एक ऐसी लोकेशन में जाना था जहाँ से देहरादून सिटी का नाइट व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे। पिछले 3-4 दिनों से जब से मैं यहाँ पे आया, अक्सर मुझे दूर कहीं पहाड़ पे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता और देहरादून में जहाँ कहीं भी मैं जाता वो मुझे हर कहीं से नज़र आता। सबसे पहले अपना प्लान उसी जगह पे जाने का बना, क्योंकि इतना अपने को पता चल गया था कि उस स्थान से नीचे का नज़ारा वाकई में अद्भुत होगा। गूगल अर्थ का सहारा लिया, मैप में उस जगह की एक्यूरेट लोकेशन देखी और अपनी गाड़ी उस पहाड़ की तरफ मोड़ दी। समय को ध्यान में रखते हुए आज की कहानी को यहीं पर विराम देता हूँ और आगे की कहानी को इस सीरीज़ के दूसरे चैप्टर में जारी रखा जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत लंबे समय बाद चैनल में कोई वीडियो आई है, तो उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलता हूँ इस कहानी के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।